तबीयत खराब थी तो आप मुझे एक बार कॉल करा देते, मुझे उससे एक बार बात करा देते। हम तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगना चाह रहा है जेल से की जगह। मैं व्यापम घोटाले के विरुद्ध आवाज उठाना चाहती हूँ। पता नहीं, ये कह रहा है छाती में दर्द हुआ और यहाँ पे आए तो कह रहा है डेथ हो गई। इतना हरासमेंट किया कि वो अंदरूनी झेल नहीं पाए हैं। जी पीएमटी घोटाले में ही आए थे, उसी में ही हुआ उनका। मैंने कोई बीमारी नहीं आती, कोई कुछ नहीं आती, उसमें गए और तुम्हारा दिल बहुत दुख रहा है, बता रहा हूँ। कब इनकी अर्जी लगती है हाई कोर्ट में, यानी पेश होने वाले थे पेशी, उससे पहले ही क्यों मारे जाते हैं? हम लोग हमेशा से कहते रहे कि इसकी सीबीआई की जांच करवाइए। नहीं तो स्वाभाविक है, जो आया है वो तो जाएगी, चाहे जेल में हो या रेल में हो या बाहर हो। आज कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मानहानि का मामला दायर कर दिया है। व्यापम की घटना बहुत बड़ी है और ये बिहार के चारा घोटाला के साथ ही इसकी तुलना की जा सकती है। मुझे तो इस बात का शक है कि व्यापम में जितने लोग 1000 लोग लगभग गिरफ्तार हैं, उनमें से और अधिकांश लोगों की हत्या कर दी जाएगी। साल हो गए हैं जांच शुरू हुए, 2500 आरोपी हैं, 25 जान गंवा चुके हैं और ये केवल आधिकारिक आंकड़ा है। नरेंद्र जी का घर कौन सा? वो हत्या हुई थी। हाँ। व्यापम घोटाले के आरोपियों की एक के बाद एक मौत हो रही है। जांच में जुटे पुलिसकर्मियों को धमकियां मिलने लगी हैं। पिछले ही हफ्ते 28 जून को चंद घंटों के फासले पर 2 आरोपियों की मौत हो गई। हम सच्चाई जानने इन्हीं में से एक नरेंद्र सिंह तोमर के घर पहुंचे। कभी शिकायत ही नहीं हुई छाती के दर्द की, कभी बताया ही नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं। आपको लगता है कि जेल में? हम तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि जो भी है सीबीआई से जांच कराओ, उसके बाद मालूम चले क्या हुआ था। हम तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगना चाह रहा है जेल से की जगह। हाँ भैया, वो किस हालत में लेके गए थे ये लोग यहाँ से, हॉस्पिटल की मिल जाएगी, किस हालत में भर्ती कराया है इन लोगों ने। 29 साल के तोमर को फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। अच्छे भले थे जब जेल प्रशासन ने फोन कर परिवार वालों को इत्तला दी कि दिल का दौरा पड़ने से तोमर की मौत हो गई। एसएमएस आपके मोबाइल पर आया था? मोबाइल पे आया था, मैंने उसमें लिखा था कि नरेंद्र तोमर की तबीयत बहुत ख़राब है, आप इस पर कॉल कीजिए, नंबर दिया था। मैंने उस पर कॉल किया तो मैंने पूछा, मैंने भैया क्या हो गया मेरे भाई को? तो बोले कुछ नहीं हुआ, उसकी तबीयत ख़राब है। आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा सिस्टर बोल रहे हैं। बोले आप अर्जेंटली निकल लो वहाँ से। आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कभी नहीं बताया कि मेरे पेट में दर्द, कुछ भी नहीं था। ये तो भैया तो हर हफ्ते में 2 बार मिलने जाता था उनसे, 2 बार मुलाकात हो, कभी नहीं कहा कि ऐसा प्रॉब्लम है मुझे। गरीब परिवार ने 5 बच्चों में केवल जितेंद्र को ही खेत बेचकर डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करवाई थी। जब से इकलौते कमाऊ बेटे की मौत हुई, मां ने एक निवाला तक नहीं खाया। हमारी टीम पहुंचने की खबर सुनी तो न्याय की फरियाद लेकर भागी आई, लेकिन 5 दिनों से रोते रोते लफ्ज भी पानी हो गए थे। नरेंद्र सिंह तोमर की मौत इस लगातार उलझते मामले की केवल एक कड़ी है। रहस्यमयी मौतें आंकड़ा बन चुकी हैं, लेकिन मरने वालों में क्वालिफाइड डॉक्टर और होनहार छात्र शामिल हैं। वो तो घोटाले का धब्बा लिए चल बसे, ये गुहार लगाते हुए कि आरोप गलत है। ये मामला रहस्य के न जाने कितनी परतों के नीचे दफन है। सच्चाई मानो किसी भूल भुलैया में खो गई है। 2013 में जब ये मामला सामने आया था तब लगा था मेडिकल एंट्रेंस को लेकर पूरा मामला है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी वैसे वैसे इंजीनियरिंग समेत तमाम तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज के दाखिलों में गड़बड़ी पाई गई। पदों पर नियुक्तियों को लेकर बवाल बढ़ा। अब तो हर बीतते दिन के साथ कोई नया आरोप, कोई नया आरोपी, कोई नई सनसनी। अब तो घोटाले से बड़ा हो चुका है इस मामले में आरोपियों की मौत का घोटाला। कोई सड़क हादसे में चल बसा, कोई दिल का दौरा पड़ने से किसी ने खुदकुशी कर ली। अब तो एसआईटी के प्रमुख बता रहे हैं कि जांच करने वाले भी महफूज नहीं।
some two officers had reported that they have not received thefts, but they have gathered knowledge from some sources that there is likelihood of some people doing some sort of harm to them. That's all. मध्य प्रदेश सरकार आंखें मूंदे हुए है। घर वाले लाख सर पीट लें, राज्य के गृह मंत्री को ये मौतें सामान्य लगती हैं, साजिश की परतों से परे, किसी भी धांधली से दूर। नहीं तो स्वाभाविक है, जो आया है वो तो जाएगी, चाहे जेल में हो या रेल में हो या बाहर हो। हम इसका तो कारण नहीं बता सकते कि मृत्यु क्यों होती है। मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और इसलिए जिसके लिए वो कहेंगे जांच के लिए, अभी तो हमारे पास कोई आदेश आया नहीं, आएगा विचार करेंगे, उसको करेंगे। सरकार इस मामले में कोई एक जांच करेगी? नहीं, कोई नहीं, प्रश्न नहीं उठता। और जो व्यापम घोटाले की जांच चल रही है लगातार, इसकी पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी बात होती है? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया ना, भारत की सबसे बड़ी अदालत ने मना कर दिया, तो प्रश्न नहीं उठता। सही दिशा में है अभी? बिल्कुल सही दिशा। जिस मामले में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री भी सलाखों के पीछे हों, वहां राजनीति इस बात को स्वीकार करने की इजाजत भी तो नहीं देती कि ये मौत किसी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। बहरहाल आधिकारिक आंकड़ों से परे भी एक आकलन है, जिसके मुताबिक व्यापम मामले में 25 नहीं बल्कि अब तक 44 लोग मारे गए हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से व्यापम घोटाला, जो कि न केवल पहले भ्रष्टाचार में था, वो अब बल्कि उसमें भ्रष्टाचार के साथ साथ उसमें क्रिमिनलिटी भी उसमें एक एंगल साथ में जुड़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग अब गवाह जो हैं एक एक करके उनकी जिस संदिग्ध हालात के अंदर मृत्यु हो रही हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह बनता जा रहा है। पर क्या सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है? क्या व्यापम में एक के बाद एक हो रही मौतें सबूतों के कत्ल का मामला है? क्या इस मामले का किंगपिन अभी भी नजरों से ओझल है? क्या वो इतना रसूखदार है कि खुद तक पहुंचने के हर रास्ते को बंद करता जा रहा है? क्या उसे जिससे खतरा नजर आता है उसे ही खत्म कर दिया जाता है? घोटाले की तरह यह भी एक संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। रसूखदार पहुंच वाले लोग जिन्होंने एक अवैधानिक गिरोह बना करके इस अपराध को अंजाम तक ले आए, और जब इसकी परत दर परत खुलने लगी तो उनके द्वारा आत्मरक्षा में गवाहों की हत्या या ऐसे हालात पैदा किए गए कि आत्महत्याएं हुई, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। रहस्य में लिपटा यह मामला एक नजर में ही किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है, लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? ये साजिश है या इत्तेफाक? इसी तलाश में हम ग्वालियर में डॉक्टर राजेंद्र आर्या के घर पहुंचे। व्यापम मामले में आरोपी राजेंद्र आर्य की मौत जितेंद्र सिंह तोमर के चंद घंटों के भीतर हुई थी। तबीयत पहले से खराब थी? नहीं। कब से खराब हुई थी? तबीयत इससे पहले थोड़ा बता रहे थे कि नॉर्मल है, तो लेकिन एक दिन तबीयत खराब रही थी। अच्छा। कुछ उनके अंदर दिल में छिपा कर रखे हों, जो उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते कि उनके अंदर में किस प्रकार का टेंशन है। डॉक्टर आर्या को पिछले साल मई में गिरफ्तार किया गया था और बाद में बेल मिल गई। उनके परिवार वाले मानते हैं कि वो पहले से बीमार थे, लेकिन साजिश से इनकार नहीं करते। व्यापम मामले की जांच मध्य प्रदेश पुलिस की एसटीएफ कर रही है हाईकोर्ट की निगरानी में। हाल ही में लगातार मौतों के मामले में एसआईटी ने हाईकोर्ट को एक सूची सौंपी 23 नामों की। उसके बाद से 2 और लोगों की मौत हो चुकी है। अब तो एसआईटी भी कबूल कर रही है कि मौत का आंकड़ा बड़ा है। 25 की फिगर आई थी। अब हमने जब और जानकारी की भाई और अच्छी तरह से देखो कौन कौन सी कहाँ मौत हुई, तो अभी फिगर जो है 32-33 तक पहुंची है। क्या यह महज इत्तेफाक है कि इसी घोटाले से जुड़े एक के बाद एक आरोपी अपनी जान से हाथ धो रहे हैं? क्या 22 से 40 साल की उम्र के आरोपियों की गंभीर बीमारी से सिलसिलेवार मौत सामान्य है? क्या सड़क हादसे में एक के बाद एक मौतें शक की वजह नहीं? या फिर व्यापम घोटाले के साथ साथ अब इन मौतों की भी जांच जरूरी हो चली है? कल सुप्रीम कोर्ट में
पिटीशन फाइल किया है और उसमें मांग की है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वयं संज्ञान ले। इस मामले में न्याय की लड़ाई लड़ रहे सामाजिक कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि इन मौतों का सीधा फायदा किसी बड़े रसूखदार शख्स को मिल रहा है। वो मानते हैं कि जो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, उनसे पूछताछ किसी ताकतवर व्यक्ति के लिए परेशानी खड़ी कर सकता था। मुझे लगता है इन सारी मौतों की अलग से जांच कराई जानी चाहिए। जो भी सत्यता होगी जांच पर सामने आएगी। कई सारे हाई प्रोफाइल आरोपी हैं जो पुलिस की जांच से अभी दूर हैं। कई सारे राजनीतिक ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, चाहे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हो, उनकी खुद की जांच अब तक नहीं की गई है। आइए हम आपको इस मामले में हुई मौतों का ब्यौरा देते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले आशुतोष तिवारी की मौत ज्यादा शराब पीने की वजह से अगस्त 2010 में हुई। इसी साल अक्टूबर में शराब ने ज्ञान सिंह की जान ले ली। आरोपी विकास सिंह की मौत शराब के साथ एस्पिरिन की गोलियां लेने से हुई। व्यापम के सबसे अधिक आरोपियों की मौत सड़क हादसे में हुई। जून 2010 में 22 से 25 साल के अनुज, अंशुल और श्यामवीर एक साथ एक ही सड़क हादसे में चल बसे। 2012 में अरविंद शाक्या हाथापाई के बाद बस से फेंक दिए गए और उनकी मौत हो गई। 2013 में कुलदीप मारावी, तरुण मछार, आनंद सिंह यादव और देवेंद्र नागर की मौत अलग अलग सड़क हादसों में हुई। 2014 में दीपक जैन और दिनेश जाटव नाम के आरोपी सड़क हादसों का शिकार हुए। व्यापम के 4 आरोपियों ने आत्महत्या भी की। सितंबर 2012 में आदित्य चौधरी और अप्रैल 2013 में प्रमोद शर्मा ने फांसी लगाकर जान दी। रावेंद्र प्रकाश सिंह ने जून 2014 में जहर खाकर जान दे दी। बंटी सीकरवार ने जनवरी 2014 में खुदकुशी कर ली। गंभीर बीमारियों से भी व्यापम के आरोपियों की मौत हुई है। नवंबर 2011 में अनंतराम अंगूर की मौत कैंसर से हुई। इसी महीने प्रेमलता पांडे की मौत लिवर कैंसर से हुई। जुलाई 2014 में नरेंद्र राजपूत की मौत की वजह स्पष्ट नहीं, लेकिन उनकी पत्नी ने बताया उन्हें सीने में दर्द की शिकायत थी। इलाहाबाद के विकास पांडे की मौत अप्रैल 2014 में ब्रेन हैमरेज से हुई। इस साल नरेंद्र सिंह तोमर की मौत की वजह हार्ट अटैक रही, तो बेल पर रिहा राजेंद्र आर्या की मौत लिवर इंफेक्शन से हुई। सामाजिक कार्यकर्ता इन मामलों के अलावा भी मौतों का जिक्र करते हैं। उनके मुताबिक नम्रता दामोर की लाश 2012 में रेलवे ट्रैक के नजदीक मिली थी, तो दीपक वर्मा 2010 में सड़क हादसे का शिकार हुआ था। व्यापम में हो रही मौतों का सबसे सनसनीखेज मामला मार्च 2015 में सामने आया, जब राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव की मौत हुई थी। शैलेश यादव की मौत की वजह बताई गई ब्रेन हैमरेज और दिल का दौरा। शैलेश भी व्यापम घोटाले में आरोपी था। अगले ही महीने एक और आरोपी विजय सिंह पटेल का शव छत्तीसगढ़ के एक लॉज में मिला था। क्या वजह है कि एक के बाद एक मौतें हो रही हैं और सभी लोग किसी न किसी तरीके से व्यापम से जुड़े हैं? कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं जो सरकार की थ्योरी को सच बताते हैं। व्यापम मामले में पहली एफआईआर 7 जुलाई 2013 को दर्ज की गई थी। तब से लेकर अब तक 2500 लोग आरोपी बनाए जा चुके हैं। करीब 2000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन हम इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं कि लगातार इतनी मौतों का रहस्य क्या है। क्या ये एक संयोग है या एक बहुत गहरी साजिश? व्यापम घोटाला सामने आया तो एक के बाद एक बड़े नामों तक शिकंजा फैलने लगा। आईएएस अधिकारियों तक आंच पहुंची, पर सबसे बड़ी गिरफ्तारी थी जून 2014 में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की। फिर तो उंगली राज्यपाल पर भी उठी। हालांकि इसी साल मई में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एसटीएफ को राज्यपाल राम नरेश यादव का नाम हटाने का आदेश दिया, क्योंकि उन्हें संवैधानिक इम्यूनिटी हासिल है। कई सामाजिक कार्यकर्ता इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं। हड़कंप तब भी मचा जब राज्य के कांग्रेसी नेताओं ने कुछ ऐसे दस्तावेज सामने रखे जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल था। हालांकि अदालती कार्रवाई में पता चला कि ये दस्तावेज फर्जी थे। ये कुटिल मानसिकता है, यह षड्यंत्रकारी सोच है। मन मेरा आहत हुआ, दुखी हुआ, लेकिन मैंने उस समय कहा
एसआईटी को भी जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई है, मैंने पत्र लिखा और कहा कि इसकी सच्चाई जल्दी से जल्दी इसकी जांच कराएं ताकि सच्चाई सामने आ सके। व्यापम घोटाले के तार कहां तक जुड़े हैं ये तो जांच में पता चलेगा, लेकिन जांच के साथ साथ आरोपियों की मौतें समझ में नहीं आ रही और आंकड़ा कई दफा सरकार के पक्ष में खड़ा नजर आता है। सरकार के मुताबिक 25 में से 11 मौतें इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज होने से पहले ही हो गई। लिहाजा इन मौतों को जांच दबाने की साजिश के तौर पर देखना गलत होगा। 14 मौतों में से 6 सड़क हादसे में हुई, 2 ने खुदकुशी की, 6 बीमारी की वजह से। सफाई में सरकार का ये भी कहना है कि 4 मौतें मध्य प्रदेश के बाहर हुई। इन मौतों की जांच उन राज्यों की पुलिस ने की, कहीं से भी साजिश की बात सामने नहीं आई। व्यापम जिसे घोटाला कहते हैं, जो भी नजर में आया कि कुछ अनियमितता हुई, उस पर कार्रवाई खुद मुख्यमंत्री ने जांच बिठाई। अगर इन बातों को सच माना जाए तो व्यापम के आरोपियों की सिलसिलेवार मौत को समझना मुश्किल हो जाता है। शायद घोटाले के साथ साथ मौत की जांच जरूरी हो चली है। पहली बात तो ये है कि अभी 41 केस ये हो चुके हैं, सारे डॉक्टर 41 मारे जा चुके हैं। तो ये डॉक्टर जब इनकी अर्जी लगती है हाई कोर्ट में, यानी पेश होने वाले थे पेशी, उससे पहले क्यों मारे जाते हैं, उससे बाद क्यों नहीं मारे गए? आखिर ये कैसा घोटाला है जिसमें 2500 आरोपी हैं? आखिर ये कैसा घोटाला है जिसके सिरे ही आपस में जुड़ नहीं रहे? आखिर ये कैसा घोटाला है जिसका रहस्य गहराता ही जा रहा है? इससे पहले भी कई घोटालों की जांच मौत के भंवर में फंस चुकी। उन सनसनीखेज मामलों का पूरा सच आपके सामने रखेंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि व्यापम घोटाला दरअसल कितना बड़ा है और क्या है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में अब तक आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से 25 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं जो इस मामले से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी घोटाले से जुड़े लोगों की संदिग्ध मौतें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में एनआरएचएम घोटाले में और बिहार के चारा घोटाले में कई लोग जो इन घोटालों से जुड़े हुए थे, उनकी एक के बाद एक रहस्यमयी मौतें हुई थीं। इन मामलों का भी पूरा ब्यौरा हम आपको देंगे, लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि व्यापम में आखिर इतना क्या मुनाफा था कि घोटाला इस पैमाने पर हुआ, इतने सालों से चलता रहा और लगभग हर वर्ग इससे जुड़ा हुआ नजर आया। व्यापम एक ऐसी संस्था जहां से कंट्रोल होता है मध्य प्रदेश में हर प्रोफेशनल कोर्स का दाखिला। एक ऐसी संस्था जो उन सभी नियुक्तियों को तय करती है जो राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत नहीं आते, यानी चाहे डॉक्टर बनना हो या इंजीनियर या फिर शिक्षक ही क्यों ना, व्यापम ही है एमपी में इकलौता रास्ता। तो व्यापम घोटाला भी एक ऐसा घोटाला है जिसकी व्याप्ति घोटाले की बहुत बड़ी लगती है, तो इसका नाम शायद इसलिए नहीं रखा गया होगा व्यापम, ये सोच के कि घोटाले व्याप होंगे, ये सोच के रखा गया होगा कि रोजगार आएगा, पढ़ाई आएगी, लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। ये खुशहाली के नाम पर अगर बदहाली आती है तो ये अच्छा नहीं। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम एक स्वायत्त संस्थान। इसकी शुरुआत मेडिकल कोर्स में प्रवेश परीक्षाओं के लिए हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसी के जरिए इंजीनियरिंग समेत कई प्रोफेशनल कोर्स के लिए एडमिशन होने लगा। यहाँ तक कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और नई दिल्ली के NCTE में राज्य के कोटे की सीटें भी व्यापम के जरिए ही भरी जाती हैं। व्यापम एक नए किस्म का काम होता था, उसमें इस तरह से सीटों को सिंक्रोनाइज किया जाता था, इस तरह से उनको एक रेंडमाइज किया जाता था कि जो फर्जी परीक्षार्थी के पास में एक सॉल्वर बैठे और अगर उससे भी काम ना बने तो ये इंस्ट्रक्शन होते थे कि अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो उसमें आप गोले मत लगाइएगा। हम बड़े फूल प्रूफ सिस्टम की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि ऑप्टिकल रीडर से होता है, लेकिन ऑप्टिकल रीडर पर कॉपी जाने के पहले ही अगर गड़बड़ कर दी जाए तो आप क्या कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कैसा होगा इस संस्था का रुतबा। सोचिए कि इसके जरिए कैसी मनमानी हो सकती है। अगर किसी संस्था का ऐसा एकाधिकार हो तो लालच का कैसा वर्चस्व होने का खतरा है। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही हुआ।
जहां आरएसएस काम करती है पर उनका समर्थन नहीं है, लाइक बंगाल, लाइक तमिलनाडु, लाइक दूसरी स्टेट जहां नहीं है, वहां के लोगों को यहां लगवाया है नौकरी में और उसके लिए यहाँ के नियमों में बदलाव कर दिया कि मध्य प्रदेश के निवासी होना अनिवार्य नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो हुई हैं, इसलिए ये जांच यहाँ निष्पक्ष हो नहीं सकती है। 2013 में पुलिस ने एमबीबीएस की भर्ती परीक्षा में बैठे कुछ फर्जी छात्रों को गिरफ्तार किया। ये छात्र दूसरे स्टूडेंट्स के नाम पर परीक्षा दे रहे थे। जब पूछताछ हुई तो पता चला ये तो एक बहुत बड़ा रैकेट है। उन छात्रों से पूछताछ में ये भी पता चला कि डॉक्टर जगदीश सागर इस मामले से जुड़े हुए हैं। उन्हें धरे जाने के बाद ये बताया गया कि डॉक्टर सागर ही इस मामले में सरगना है। जब डॉक्टर सागर से पूछताछ हुई तो इसमें राज्य के कई मंत्री और आला अधिकारियों का नाम निकलने लगा। तब जाकर पता चला कि ये पीएमटी घोटाला नहीं बल्कि व्यापम घोटाला है। यहाँ सरकारी नौकरियों और भर्ती का बाकायदा रेट कार्ड तय था। सबसे महंगे दर पर मेडिकल कॉलेज की सीट मिलती थी। बड़े बड़े अधिकारियों, राजनेताओं के बच्चे आसानी से प्रतिष्ठित कॉलेजों में दाखिला पा रहे थे। गरीब प्रतिभावान छात्रों की कहीं सुनवाई नहीं थी। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा के फ्लोर पर माना था कि लगभग 1000 नियुक्तियां गलत तरीके से हुई हैं, 550 से ज़्यादा एडमिशन गलत तरीके से हुए हैं, पीजी मेडिकल के एडमिशन उसमें अलग हैं। इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा भुगतना पड़ा मध्य प्रदेश के लोगों को, जो वास्तविक परीक्षार्थी हैं, जिनको वास्तव में चुना जाना चाहिए था, ईमानदार लोग हैं जिनको मेडिकल में आना चाहिए था, ईमानदार जो बच्चे हैं जिनको नौकरियां मिलना चाहिए था, वो वंचित हो गए हैं। और ये सबसे बड़ा मुझे लगता है एक पाप मध्य प्रदेश में हुआ है। सीबीआई जांच करनी होगी, दलालों को, झूठे मारो सालों को। जांच का दायरा आगे बढ़ा तो पीएमटी घोटाले में व्यापम के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर पंकज त्रिवेदी की गिरफ्तारी हुई। पूर्व मंत्री ओपी शुक्ला को घोटाले के पैसों के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ी गिरफ्तारी तब हुई जब पिछले साल जून में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा भी धरे गए। वो उस समय व्यापम के भी मुखिया थे। इतने बड़े बड़े नामों के सामने आने के साथ ही सवाल उठने लगा कि क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाक के नीचे सालों से चल रहे इस घोटाले की उन्हें जरा भी भनक नहीं थी। विसिल ब्लोअर ने अपना प्रमाण दिल्ली हाईकोर्ट को दिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को दिया, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एसआईटी को दिया और एसआईटी ने 4 दिन में ये किससे पूछा ये सही है कि गलत है। जिन लोगों के खिलाफ हम आरोप लगा रहे हैं, टेम्परिंग का, एसटीएफ का, इंदौर पुलिस का, गुजरात एफएसएल का, उन्हीं से पूछकर कह दिया कि ये गलत है। यानी आप तो चोर से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने चोरी की है क्या? ये क्या तरीका है? ऊपर से आरोपियों की एक के बाद एक हो रही मौतें भी किसी बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा करती रही। हालांकि ऐसे में मामला सामने आने से पहले ही 11 मौतों की वजह समझना मुश्किल है। आज मुझे पता लगा कि नरेंद्र तोमर ने सुसाइड किया है। पुलिस उसकी जांच कर रही है और मैं ये बात सही कि एबनॉर्मल मौत है, पर व्यापम से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें 40 मौतें हुई। इसके बारे में एकदम मुझे संख्या तो पता नहीं, पर हाँ कुछ मौतें जरूर हुई। इससे पहले किसी घोटाले की जांच के दौरान आरोपियों की संदिग्ध मौत का सबसे बड़ा मसला उत्तर प्रदेश से आया था। ये उत्तर प्रदेश का नेशनल रूरल हेल्थ मिशन घोटाला था, जहां ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए आवंटित फंड की हेराफेरी की जांच चल रही थी। उत्तर प्रदेश के 72 जिलों में 2005 से 2011 के बीच हुए 10,000 करोड़ के घोटाले की जांच के दौरान अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। अक्टूबर 2010 में सीएमओ डॉक्टर विनोद आर्य की उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी जगह नियुक्त किए गए डॉक्टर बीपी सिंह की भी अगले साल अप्रैल में उनके घर के नजदीक गोली मारकर हत्या कर दी गई। फरवरी 2011 में स्वास्थ्य विभाग के क्लर्क महेंद्र शर्मा की लाश लखीमपुर में मिली थी। 2011 जून में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर YS सचान की लखनऊ जिला कारागार में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। जनवरी 2012 में NRHM के परियोजना प्रबंधक सुनील वर्मा को उनके लखनऊ स्थित आवास में गोली लगने से मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने इस मौत को आत्महत्या बताया। फरवरी 2012 में डिप्टी सीएमओ शैलेश यादव की वाराणसी में सड़क हादसे में मौत हो गई। घोटाले में अब तक पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा,
विधायक आरपी जायसवाल, प्रमुख सचिव IAS प्रदीप शुक्ला, कई परियोजना प्रबंधकों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सीबीआई की जांच जारी है और वो अब तक 71 मामले दर्ज कर चुकी है। हालांकि केवल 17 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए जा सके। बिहार के चारा घोटाले ने हाल के वक्त में जितना सियासी तूफान मचाया, उतना किसी और मामले ने नहीं। इस मामले में सजा ने लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक करियर पर विराम लगा दिया। इस घोटाले में भी आरोपियों की सिलसिलेवार संदिग्ध मौत हुई थी। 27 जनवरी 1996 में घोटाले के खुलासे के बाद से सुनवाई के दौरान 7 आरोपियों की मौत हुई। नवंबर 1996 में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट यानी AHD के असिस्टेंट डायरेक्टर को ट्रक ने रौंद डाला। अगले ही महीने घोटाले के आरोपी बिरसा ओरांव के ड्राइवर को अगवा कर मार डाला गया था। महज 6 दिन बाद AHD के कर्मचारी की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। मई 1997 में AHD के एक और कर्मचारी का धड़ रेलवे ट्रैक के पास मिला था। चंद दिनों के भीतर AHD में कार्यरत डॉक्टर की ट्रक के नीचे आ जाने से मौत हो गई थी। जून 1998 में याचिकाकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो जुलाई 1998 में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी को ट्रक ने कुचल डाला था। व्यापम घोटाले की जांच की दिशा क्या सही है? कौन है सिलसिलेवार मौतों का जवाब दे? व्यापम घोटाले की जांच अदालती निगरानी में चल रही है। वक्त वक्त पर अदालत को स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपे जाते हैं। फिर समझ नहीं आता कि एक एक कर 25 मौतें हो चुकी हैं। ये संदिग्ध मौतें हैं जिनके जवाब देने में कोई सक्षम नहीं। जांच टीम ने अदालत में दाखिल जानकारी में कहा था कि केवल एक आरोपी के घर वालों ने उसकी मौत पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब आवाज बुलंद हो रही है। न केवल नरेंद्र तोमर और डॉक्टर आर्या, बल्कि जिस विजय सिंह की मौत को आत्महत्या बताया गया था, उसे कबूल करने को परिवार वाले तैयार नहीं। ये संदेहास्पद इसलिए है क्योंकि हमारा भाई जब भोपाल गया था, उसके साथ में बैग था और मोबाइल था, है ना। उसकी मिसेज ने बताया कि साथ में मोबाइल और बैग लेके गए थे, और लाश के जिस कमरे में उनकी बॉडी मिली, तो मोबाइल और बैग नहीं था साथ में। अगर सवाल उठ रहे हैं तो उनका जवाब देना ही होगा, क्योंकि अगर वाकई मौतें सामान्य हैं, तो जांच में हर्ज ही क्या है? क्यों ना इन मौतों की जांच व्यापम घोटाले से अलग की जाए। एग्जैक्टली मेरे को ऐसा ही लग रहा है इनफैक्ट, क्योंकि सारे लोग सिस्टम के और गवर्नमेंट के लिए सेइंग लाइक कि आई एम एन अक्यूज। इट सीम्स लाइक कि वो 2000-3000 लोग जो एक्चुअल अक्यूज हैं व्यापम में, आई एम नॉट अमॉन्ग देम एटलीस्ट। और ये पूरी STF के लिए अभी ये इम्पोर्टेंट हो गया है कि एक इंडिविजुअल को पकड़ना जो उस पर्टिकुलर स्कैम से रिलेटेड कहीं नहीं है, ना मैंने कोई एडमिशन लिया है ना कुछ किया है, बट लीविंग दोज इम्पोर्टेंट पर्सन्स बिहाइंड, दे आर आफ्टर। इन 25 मौतों से अलग जिन 19 मौतों को विपक्ष संदेह के घेरे में मान रहा है, जांच उनकी भी होनी चाहिए। ये मौतें एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती हैं। राज्य सरकार की ओर से साजिश के किसी भी इशारे को बयानों के शोर से शांत कर दिया जा रहा है, लेकिन जिस मामले में राज्य के मंत्री सलाखों के पीछे पहुंच चुके हों, वहां पूर्ण और पुख्ता जांच में हर्ज ही क्या है? डेथ को जिसको ये नेचुरल बताना चाह रहे हैं, ये नेचुरल डेथ नहीं है। हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, पर दुर्भाग्य ये है कि सरकार पत्रों का जवाब नहीं देती है, और लोकतंत्र में ये पहली बार हो रहा है कि सरकार टू दी पॉइंट तथ्यपूर्ण पत्र जो हमारी पार्टी भेजती है, उनके भी जवाब नहीं दे रही है। हाईकोर्ट ने संवैधानिक इम्यूनिटी की दुहाई देते हुए राज्यपाल को आरोपी बनाए जाने पर तब तक रोक लगा दी है जब तक वो अपने पद पर कायम है। हालांकि कुछ एक्टिविस्ट इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। व्यापम घोटाले में एक तरफ प्रोफेशनल कोर्सेज में भर्ती और सरकारी पदों पर बहाली का फर्जीवाड़ा है, दूसरी तरफ सिलसिलेवार मौत का गहराता रहस्य है। साथ ही बड़ा सवाल ये भी है कि पिछले 10 सालों में हुए एडमिशन क्या महज मजाक थे? व्यापम मामले में अब तक हुई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियों को देखकर ऐसा लगता है, इस बात पर यकीन होता है कि हमारे देश में कानून के आगे रसूख की कोई बिसात नहीं है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो मानता है कि जो मौतें हो रही हैं उसमें कोई बहुत बड़ी साजिश है।
क्यों ना व्यापम की जांच एक ओर चलती रहे, लेकिन इन मौतों की भी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।